तो हेलो दोस्तों, आज हम तुम्हारे लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो 90s के इलाहाबाद की है, जिसे अब हम लोग प्रयागराज बोलते हैं। ये स्टोरी इतनी डरावनी है कि रात को सुनते वक्त तुम्हें हर छोटी सी आहट पर शक होगा। तो अपने हेडफोन लगा लो, दरवाजे चेक कर लो और चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, कोई रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को हमें भेज सकते हैं। मैं उसे नरेट करूंगा इसी चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के एक पुरानी मोहल्ले से। तंग गलियां, पुराने पक्के मकान और घर जो एक दूसरे से इस कदर सटे हुए होते हैं कि रात को एक घर की खांसी दूसरे में सुनाई दे जाती थी। 90s का टाइम था, बिजली अक्सर गायब रहती थी और रात को मोहल्ले में सन्नाटा ऐसा छाता कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी डरावनी लगती थी। मोहल्ले के आखिरी छोर पर एक 4 मंजिल का पुराना घर था। दीवारों पर पपटियां उखड़ रही थी और बाहर एक टूटी सी लालटेन जो हवा में हिलती रहती थी। इस घर में रहता था सूरज अपनी मम्मी के साथ। सूरज की एक बड़ी सिस्टर भी थी, सुमन, जिसकी शादी हो चुकी थी, और सुमन अपने हस्बैंड और अपने बेटे तरुण के साथ, जो सिर्फ 3 या 4 साल का था, उसके साथ कानपुर में रहती थी। सूरज की फैमिली के पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज थी, खेती, कई पुराने घर और इलाहाबाद में कुछ दुकानें। सूरज इकलौता बेटा था तो सारी प्रॉपर्टीज उसी के नाम होनी थी। सूरज अपनी मम्मी का बहुत लाडला था। मम्मी की हर बात मानता और मोहल्ले में सब उसे सीधा साधा लड़का मानते थे, लेकिन मम्मी का एक सपना था कि उनका खानदान आगे बढ़े और सूरज का बेटा उनका वंश चलाए। इसी चक्कर में वो सूरज की शादी जल्दी करना चाहती थी। फिर एक दिन सूरज की शादी तय हो जाती है। नई बहू का नाम था भावना। भावना गांव से ही थी, हंसमुख और देखने में सुंदर। जब वो सूरज के घर आई तो मोहल्ले वालों ने तारीफ भी की। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहा। भावना घर संभालती, मम्मी की सेवा करती और पड़ोसियों से हंसकर मिलती जुलती। और शादी के 6 से 7 महीने बाद चीजें बदलने लगी। हुआ क्या, एक बार रात का टाइम था। मोहल्ले की गलियों में सन्नाटा पसरा था और 90s के लोग, ऐसा होता था ना कि रात को छत पर सोते थे क्योंकि लाइट्स आती जाती रहती थी, तो चारपाई बिछाकर या दरी डालकर आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे छत पर सो जाते थे। और जो सूरज का घर था वो 4 मंजिल का घर था और जो उसके आसपास के जो घर थे ना, 3, 5 या 6 मंजिल के होंगे। कोई 3 मंजिल का था, कोई 5 का, कोई 6 मंजिल का। अब हुआ क्या, एक रात जो एक पड़ोसी था उसके घर के पास का, उसकी नींद खुल जाती है। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। उसने क्या किया, अपनी छत से झांका और जो उसने देखा ना, उससे उसके होश उड़ गए। भावना, जो सूरज की बीवी थी ना, वो बिना कपड़ों के छत पर टहल रही थी। वो बड़बड़ा रही थी जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और चेहरा ऐसा जैसे वो किसी ट्रांस में हो। पड़ोसी डर गया और उसने अपनी बीवी को जगाया कि देखो भावना को क्या हुआ। और दोनों चुपके से देखने लगे। भावना इधर उधर टहलती, कभी रुक कर आसमान की तरफ देखती, फिर बड़बड़ाना शुरू कर देती। अगले दिन ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग खुसुर पुसुर करने लगे कि सूरज की बीवी को क्या हो गया, रात रात भर बिना कपड़ों के छत पर घूमती हैं। कुछ बुजुर्गों ने कहा शायद उसे कोई बीमारी है, कुछ ने कहा कि शायद लगता है नई नवेली दुल्हन को नींद नहीं आती, कुछ ने मजाक उड़ाया। और धीरे धीरे जो बात थी ना पूरे मोहल्ले में फैल गई और मोहल्ले का माहौल बदलने लगा। भावना की हरकतें सिर्फ छत तक सीमित नहीं रही। अब हुआ ना क्या लगा, आगे क्या होने लगा, दिन में जब वो मार्केट जाती ना तो बिना वजह किसी से भी झगड़ा कर लेती। एक बार उसने एक दुकानदार को गाली दी क्योंकि उसने कुछ सामान उसको महंगा बेच दिया था। एक बार मोहल्ले के एक बच्चे को बिना बात के डांट दिया और बच्चा डर के मारे रोने लगा। सबसे बड़ा कांड तो तब हुआ जब उसने एक बूढ़ी औरत को बिना वजह थप्पड़ मार दिया और बूढ़ी औरत चीखी कि ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। मोहल्ले वालों ने अब क्या किया, सूरज की मम्मी को शिकायत करनी शुरू कर दी। ऑब्वियसली ये होना ही था क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हो रहे थे। और वो बोलते कि आपकी बहू को कोई प्रॉब्लम है, इसका दिमाग ठीक नहीं लगता, किसी डॉक्टर को दिखा दो। मम्मी बार बार कंप्लेन से परेशान हो गई। उन्होंने सूरज से कहा कि एक ऐसी लड़की लाए, हमारी नाक कटवा दी। सूरज चुप रहा, पर वो अपनी मम्मी की हर बात मानता था, लेकिन उसने फिर भी भावना के बारे में कुछ बोला नहीं। उस टाइम किसी के दिमाग में भूत प्रेत का ख्याल भी नहीं आया। सबको लगा कि शायद भावना को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मम्मी ने भी ये सोचा कि शायद भावना को बच्चा हो जाए तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। वो रोज मंदिर जाती, भावना के लिए प्रेयर करती, लेकिन चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती गई। अब हुआ क्या, जब भावना पहली बार प्रेग्नेंट हुई ना, तो जो मम्मी थी वो बहुत ज्यादा खुश हुई। किसकी, भावना की सास यानी कि। लेकिन भावना की हरकतें और बढ़ गई थी। रात को छत पर बड़बड़ाना, दिन में गुस्सा करना और कभी कभी अचानक चीखना। मोहल्ले वाले डरने लग गए थे। कुछ ने कहा कि इस लड़की को किसी ओझा को दिखाओ, किसी तांत्रिक को दिखाओ, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। नहीं बोली, बदनामी होगी। अब हुआ क्या, पहली प्रेगनेंसी में भावना का मिसकैरेज हो गया। वो बहुत कमजोर हो गई। मम्मी ने उसे ताने मारे कि तुझे अपना ख्याल रखना नहीं आता। सूरज चुप रहा है अभी। दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट हुई और फिर मिसकैरेज। हर बार भावना और कमजोर होती गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें गहरी खो की तरह दिखने लगी। तीसरी बार, चौथी बार प्रेगनेंसी, हर बार मिसकैरेज। मोहल्ले वाले अब खुलकर बोलने लगे थे कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है।
शायद कोई साया है। भावना की हरकतें अब हद से ज़्यादा हो गई थी। वो रात को चीखती, लोगों को गालियाँ देती, मोहल्ले वालों को धमकाती थी। और एक रात उसने क्या किया, अपने छत से पड़ोस के घर की तरफ पत्थर फेंकने लगी। लोग डर के मारे अपने बच्चों को घर में बंद रखने लगे, आसपास के लोग। अब हुआ क्या, 5वीं प्रेगनेंसी हुई भावना को। जब भावना 5 महीने की प्रेगनेंसी में थी ना, तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। लेकिन उसकी हरकतें रुकी नहीं। वो रात को छत पर ऐसे जाती जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है, और बड़बड़ाती, अजीब अजीब हरकतें करती। मोहल्ले वाले तंग आ गए थे। कुछ ने कहा इस घर में भूत है। और फिर क्या होता है, 5वां मिसकैरेज। उस मिसकैरेज में भावना की भी मौत हो जाती है। उसका शरीर इतना कमज़ोर था कि वो सहन नहीं कर पाई। मोहल्ले में इस न्यूज़ से पूरा सन्नाटा छा गया। भावना की मौत ने सबको हिला दिया था। मोहल्ले वाले सूरज और उसकी मम्मी को सांत्वना देने आए। कुछ बोले हिम्मत रखो, भगवान ठीक करेगा। कुछ ने चुपके से कहा अच्छा हुआ, वो लड़की पागल ही थी। सूरज और उसकी मम्मी चुप रहे। सूरज को भावना की मौत का दुख तो था, लेकिन वो अपनी मम्मी की तरह कुछ बोला नहीं। अब हुआ क्या, कुछ महीने बाद मोहल्ले वालों ने सुझाव दिया कि सूरज की दूसरी शादी कर दो। अभी वो जवान है। मम्मी को ये बात पसंद भी आ गई। उन्होंने सोचा शायद नई बहू घर से फिर से खुशहाल कर देगी, शायद घर फिर से खुशहाल हो जाए। लेकिन जैसे ही दूसरी शादी की बात शुरू होती है ना, घर में फिर से अजीब चीजें होने लगी। अब हुआ क्या, अब वही हरकतें जो भावना करती थी ना, वो सूरज करने लगा। रात को बिना कपड़ों के छत पर टहलता, बड़बड़ाता जैसे कोई उससे बात कर रहा हो, गंदी गंदी गालियां देता। दिन में जब वो बाहर निकलता तो बिना वजह किसी को थप्पड़ मार देता। छोटे बच्चों को अजीब तरीके से घूरता रहता, जैसे कोई भूखा भेड़िया किसी हिरन वगैरह को देखता है। बच्चों के माँ बाप डर जाते, सोचते ये लड़का पागल हो गया है। अब जो मोहल्ले वाले थे ना, मोहल्ले वाले सूरज का मजाक उड़ाने लगे। बच्चे उसे चिढ़ाते पागल पागल। और जो सूरज का चेहरा था ना, हर बार और डरावना हो जाता। उसकी आंखें लाल रहती और चेहरा ऐसे जैसे वो सूरज नहीं कोई और है। एक रात वो फिर छत पर था बिना कपड़ों के। पड़ोस के घर की छत 15 से 18 फीट ऊंची थी। पड़ोस के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। सूरज का गुस्सा फूट गया सुनकर। उसने क्या किया, एक जंप मारी अपनी छत से और पड़ोस की छत पर चढ़ गया एकदम। और उसने एक बच्चे का गला पकड़ लिया। बच्चा चीखने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी दौड़े और किसी तरह से बच्चे को बचाया सूरज से। अब हुआ क्या, मोहल्ले वालों ने जब ये चीज़ देखी ना, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा हो गया। वो सूरज की मम्मी के पास गए। बोले या तो इसे बांध कर रखो, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ये लड़का मोहल्ले के लिए खतरा है। मम्मी रोने लगी। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि उनके लाडले बेटे को आखिर हो क्या गया है। इसी बीच सूरज की जो बहन थी सुमन, वो अपने बेटे तरुण को लेकर इलाहाबाद आई। सुमन और भावना की बहुत बनती थी। भावना को सुमन अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। जब भावना की मौत हुई थी ना, तो सुमन कई दिन तक रोती रही। अब जब उसने सूरज की हालत देखी ना, तो वो डर गई। सूरज का चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं गायब हो। सुमन ने मम्मी से पूछा कि ये भाई को क्या हो गया है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मम्मी ने रोते हुए पता है क्या क्या, कि पता नहीं बेटी, शायद कोई साया है। मैं तो सारी प्रॉपर्टीज तरुण के नाम कर देती हूँ। सूरज मुझे नहीं लगता अब ठीक होगा। सुमन ने जब ये बात सुनी ना, तो सुमन गुस्सा हो गई और बोली मम्मी आप प्रॉपर्टी की तो बात ही मत करो। भाई को ठीक करो, किसी डॉक्टर को दिखाओ, किसी तांत्रिक को बुलाओ, कुछ भी करो, भाई को ठीक करो। प्रॉपर्टी की बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मसला यहाँ सॉल्व हो गया। उसी रात होता क्या है, सुमन रात को तरुण को लेकर सो रही होती हैं। आधी रात को उसकी आँख खुलती है तो वो चीख पड़ती है डर के मारे। क्यों? क्योंकि सूरज उनके रूम में था बिना कपड़ों के, और वो तरुण को घूर रहा था जो डर के मारे कांप रहा था। और सूरज की जो पुतलियां थी ना आंखों की, वो पूरी सफेद थी जैसे कोई आत्मा उसमें समा गई हो। सुमन ने तरुण को गोद में उठाया और चीखते हुए मम्मी को बुलाया। सुमन अब पक्का समझ गई थी कि सूरज पर कोई साया है। उसने तांत्रिक को बुलाने की बात की मम्मी से, लेकिन मम्मी डर गई। बोली मोहल्ले वालों को पता चलेगा ना तो बदनामी होगी। सुमन ने कहा मम्मी बदनामी से बढ़िया भाई की जिंदगी है, लेकिन मम्मी नहीं मानी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी को भी मानना पड़ा। मम्मी अपने रूम में सो रही थी सूरज की। अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और उनकी आंखें खुल गई। तो सूरज उनका गला दबा रहा था। उसका चेहरा डरावना था जैसे वो सूरज नहीं कोई शैतान हो। मम्मी चीखी, छटपटाई। सुमन दौड़ कर आई। उसने सूरज को धक्का दिया और किसी तरीके से मम्मी को बचाया। मम्मी अब डर चुकी थी। बोली बेटी तू ठीक कह रही थी, कुछ गलत है, तांत्रिक बुला तू। सुमन ने चुपके से एक तांत्रिक को कांटेक्ट किया। तांत्रिक उस इलाके का मशहूर तांत्रिक था, लेकिन उसने कहा ये आसान काम नहीं है। जो साया है ना, वो बहुत ताकतवर है और मोहल्ले वालों को भनक नहीं लगनी चाहिए। रात को जब मोहल्ले में सन्नाटा था ना, तो तांत्रिक आया। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थी। घर की छत पर तांत्रिक ने अपनी विधि शुरू की। सूरज को सामने बिठाया। हवा में ठंडक थी, मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। तांत्रिक ने कुछ रिचुअल्स किए। सूरज का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और फिर सूरज के मुंह से एक औरत की आवाज़ आई। वो थी भावना की आत्मा। जी हाँ, सही सुना आपने, वो थी भावना की आत्मा। उसने जो बताया ना, वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। भावना बोली जब मैं इस घर में आई थी ना, तो सूरज की मम्मी को सिर्फ बेटा चाहिए था। वो किसी वेद से कोई जड़ी बूटी लाती थी और मुझे ज़बरदस्ती खिलाती थी ताकि बेटा हो। लेकिन उस दवा का साइड इफ़ेक्ट इतना ख़राब था कि मेरा दिमाग गर्म हो जाता।
मुझे गर्मी इतनी लगती है कि मैं रात को कपड़े उतार कर छत पर टहलती। मैं पोजिश नहीं थी, ये सब उस दवा का असर था। वो आगे बोली, मैं जब भी प्रेग्नेंट होती मम्मी किसी दाई से चेक करवाती कि बच्चा बेटा है या बेटी। अगर बेटी होती तो वो मुझे ऐसी दवा देती कि मिसकैरेज हो जाए। 5 मिसकैरेज हुए, हर बार मेरा खून बहता, मैं कमज़ोर होती गई और 5वें मिसकैरेज में मेरी जान भी चली गई। भावना की आवाज़ में गुस्सा था। उसने कहा, सूरज को सब पता था लेकिन वो मम्माज बॉय बना हुआ था। उसने कभी मेरे लिए अपनी मम्मी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। उसने मुझे और मेरी बच्चियों को मरने दिया। अब मैं इस माँ बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। सूरज को मैं मरने भी नहीं दूंगी, वो तड़पेगा हर दिन हर रात। सुमन की तरफ देखकर भावना बोली, तूने मेरा साथ दिया, तू मेरे लिए अपनी मम्मी से लड़ती थी, इसलिए तुझे मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अगर तूने इस घर की प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की ना, या इनकी हेल्प करने की कोशिश की, तो मैं तुझे और तरुण को भी नहीं छोड़ूंगी। सुमन डर से कांप रही थी। उसने तरुण को सीने से लगाया और चुप रही। अगले दिन सुमन तरुण को लेकर वापस अपने घर कानपुर चली गई। उसे अपने बच्चे की फिक्र ज्यादा थी। उसे पता था कि उसकी मम्मी और सूरज ने भावना के साथ गलत किया। वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जाने से पहले उसने तांत्रिक से कहा, कुछ तो करो, मेरे भाई को तो बचा लो। तांत्रिक ने कहा, बेटी ये साया बहुत ताकतवर है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सूरज के कर्मों का फल उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। कुछ दिन बाद मोहल्ले में खबर फैली कि सूरज ने अपनी मम्मी को एक हथौड़े से मार डाला। रात का टाइम था, मम्मी अपने रूम में थी और सूरज चुपके से उनके पास आया। उसकी आंखें सफ़ेद थी, चेहरा ऐसे जैसे वो सूरज नहीं, कोई शैतान हो या भावना हो। उसने मम्मी पर हथौड़े से वार किया और मम्मी की चीखें गलियों में गूंजी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। सुबह जब पड़ोसी ने देखा ना, तो खून से लथपथ मम्मी की लाश पड़ी थी। सूरज खून से सना हुआ कोने में बैठा बड़बड़ा रहा था। मोहल्ले में हड़कंप मच गया, लोग डर गए। पुलिस आई और सूरज को पकड़ लिया। उसे पागल समझकर लखनऊ के एक नूर मंजिल मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। सूरज आज भी नूर मंजिल में है, काल कोठरी जैसी जगह में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुमन ने कभी उससे मुलाकात नहीं की, बस कभी कभी रिश्तेदारों से हाल पूछ लेती हैं। हॉस्पिटल के वर्कर्स बताते हैं कि सूरज अकेले में बड़बड़ाता रहता है, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसकी आंखें हमेशा खाली रहती है, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। जब उससे पूछते, तूने अपनी मम्मी को क्यों मारा, तो वो कहता, मैंने नहीं, भावना ने मारा। और अब सबसे डरावनी बात, भावना ने कहा कि सूरज तड़पेगा। हर महीने 5 दिन सूरज के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है, जैसे लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। आखिरी दिन इतना ब्लड लॉस होता है कि वो 2 दिन होश में नहीं रहता। उसका शरीर कांपता है, वो चीखता है जैसे कोई उसकी आत्मा को नोच रहा हो। लेकिन वो मरता नहीं, वो जिंदा है, वो तड़प रहा है, जैसे भावना ने कसम खाई थी। सूरज की मम्मी की मौत के बाद मोहल्ले वालों ने खुलकर बातें शुरू की। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि सूरज का घर पहले भी बदनाम था। कई साल पहले उस घर में एक औरत की आत्मा भटकती थी, जिसकी मौत भी अजीब थी। लोग कहते हैं कि वो रात को छत पर दिखाई देती है, बिना कपड़ों के। शायद भावना की आत्मा उसी साए में फंस गई थी। कुछ लोगों ने सूरज की मम्मी को सिर्फ बेटा चाहिए था, उन्होंने शायद कोई तंत्र मंत्र भी करवाया था, वो उल्टा पड़ गया, ऐसे कहते हैं। मोहल्ले की गलियों में अब भी रात को सन्नाटा रहता है। लोग कहते हैं कि सूरज के घर की छत से कभी कभी बड़बड़ाने की आवाज आती है। कुछ बच्चों ने दावा किया कि हमने एक औरत को छत पर देखा है जो बिना कपड़ों के टहल रही थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सूरज और उसकी मम्मी ने भावना के साथ अगर गलत किया है तो उसका अंजाम उनको यहीं पे भुगतना पड़ा। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर तुम्हारे पास भी कोई डरावनी स्टोरी है तो हमारी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। और हाँ, रात को छत पर अकेले मत जाना, पता नहीं कोई तुम्हें देख रहा हो, शायद अभी भी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोज हम लेकर यहाँ पर आते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून विद द चैनल।